आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है साल बदल चुका हो या बस बदलने ही वाला हो। ऐसे में हमने सोचा क्यों नहीं जामिया नगर अपडेट्स के दर्शकों के लिए पिछले साल यानी 2022 की जो ख़ास घटनाएं हैं उसको याद कर लिया जाए। इस साल ख़ास तौर पे जो राजनीतिक घटनाएं हुई जामिया नगर ओखला में उस पर एक नज़र डाल ली जाए। चूँकि अमातुल्लाह खान ओखला के एमएलए हैं, इसलिए अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो फ़िलहाल उनकी हैसियत ओखला में सबसे ज़्यादा है। इस हिसाब से उनकी खबर सबसे पहले। अमातुल्लाह खान के घर पर एसीबी की रेड, अमातुल्लाह खान का एसीबी के दफ्तर में पेश होना और फिर अमातुल्लाह खान का वहाँ से गिरफ़्तार होना, उसके बाद जुडिशल रिमांड पे भेज देना, इस साल की अगर ओखला के हिसाब से देखें तो सबसे ख़ास और मेन घटना है। इस दौरान उनके घर पे जो एसीबी की रेड हुई तो उनके घर पे जो उनके समर्थक हैं हंगामा किया, उनके समर्थन में आए। और एक ख़ास घटना इस दौरान ये हुई कि जो आसिफ मोहम्मद खान हमेशा अमातुल्लाह खान को बुरा भला कहते हैं, वो भी अमातुल्लाह खान के घर पहुँचे और उनके घर वालों से हमदर्दी का इजहार किया। खान को उन्हें बुलाया था जो नगर विधायक है, एसीबी वहाँ पे पहुंचे हुए अमातुल्लाह खान, ये लोग यहाँ पर आ गए एसीबी के लोग। अगर उन्हें इनको दोषी कैसे गंदी को इंक्वायरी करनी है, कुछ करना है तो हमारे साहब को बुला लेना, उसमें क्या एतराज है? घर पे नहीं है, उन्होंने बिहेवियर गलत करा, लेडीज के साथ अंदर घुस के, लोकल पुलिस इनके साथ नहीं थी, ये लोग सिविल वर्दी में अंदर पहुंचे, इन लोगों ने पिस्टल तलक दिखाई हम लोगों को और इनको हमने फिर आराम से बाहर निकाला। जब अमानत भाई को नोटिस एसीपी ने दिया, जोहर के बाद उन्होंने ट्विटर पे भी डाला, फेसबुक पर भी डाला कि मैं एसीपी के जा रहा हूँ और अमानत भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं। अमानत भाई जब वहाँ से आ जाएंगे जब हम अंदर एंटर करने देंगे इन लोगों को। और यहाँ तक कि उन्होंने गन तक निकाली। मुझे ये बताइए, अगर अमानत ने कुछ गलत किया होगा तो जांच तो होगी ना, एतराज किस बात पे आप लोगों को? एतराज कुछ नहीं है, नेताजी आएंगे, अमानत भाई आएंगे तो ये लोग हैं। अच्छा, आप चाहते हैं उनके सामने आए, आप ये चाहते हैं आप लोग? ये भाई एक चीज बताओ, आप डेमोक्रेसी है कि नहीं? हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा है कि नहीं? अगर डेमोक्रेसी में एक बंदे के पास, मानता हूँ थोड़ी देर के लिए अगर एसीबी नोटिस किया, नोटिस के बाद वहाँ जाके अवेलेबल है, प्रेजेंट है, अपने डेट पे वहाँ अवेलेबल है, ऑन टाइम अवेलेबल है, उसके बाद से पुलिस आती है, वो सिविल में आती है विदाउट लोकल पुलिस इन्फॉर्मेशन और घर में घुस जाती है, जबरन घर में घुसेगी। 2022 की खास घटना ये भी रही कि आसिफ मोहम्मद खान पूरे साल भर अगर देखा जाए तो अमातुल्लाह खान और वाजिद खान को बुरा भला कहते रहे। वो वक्फ बोर्ड का हिस्सा मांगता है, ये कंचन कुंज के बैगन के खेतों का हिस्सा मांगता है। कोई कहता है इसने मेरे बेडरूम में कैमरे लगा दिए, कोई कहता है इनमें से एक कहता है कि नहीं मैंने नहीं लगाए। ये भ्रष्टाचार पे वाजिद से समझौता कर लेगा, लेकिन इसे पता है कि आसिफ मोहम्मद खान तेरा शजरा खोल देगा। इस दौरान अमातुल्लाह खान भी और वाजिद खान भी हमेशा खामोश रहे। उन्होंने आसिफ साहब के किसी भी कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही खामोश रहे। 2022 का एमसीडी इलेक्शन भी इस साल की सबसे अहम घटनाओं में से एक है। एमसीडी इलेक्शन आया, लोगों ने अपने अपने तौर पर तैयारी की। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, जिनको टिकट मिला वो खुश हुए। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनमें से एक है सबसे ख़ास महमूद अहमद, जिनको 189 वार्ड से टिकट की उम्मीद थी अपनी बीवी के लिए, उनको टिकट नहीं मिली, वो भी नाराज़ हुए, उनके समर्थक भी नाराज़ हुए। उनके समर्थकों ने तो यहाँ तक कह दिया महमूद नहीं तो कौन। महमूद को टिकट नहीं तो फिर किसको? अगर इतनी मेहनत करने के बाद पार्टी के लिए, इलाके के लोगों के लिए अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर मेहनत करना लोग छोड़ देंगे। महमूद को टिकट नहीं तो इलाके की वोट नहीं। ये जो भी कुछ हुआ है, महमूद अहमद एक ऐसा लीडर है और एक ऐसा कार्यकर्ता है और एक ऐसा मेहनती कार्यकर्ता है इलाके का, जिसने दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी और अपने बच्चों तक से नहीं मिला, वो कई महीनों तक अपने बच्चों से नहीं मिला। ऐसे आदमी का, ऐसे मेहनती इंसान का अगर टिकट काटकर आम आदमी पार्टी किसी ऐसे अनजान आदमी को दे देती है जिसका कोई जनाधार नहीं, जिसको 10 लोग जानते नहीं, तो ये बिल्कुल सरासर आम आदमी पार्टी का ढोंग है। अगर महमूद भाई का टिकट काट दिया तो आम आदमी पार्टी यहाँ से हारने वाली है। 188 वार्ड से मोहम्मद जाबिर को टिकट की उम्मीद थी, उनको भी टिकट नहीं मिली। वो तो खामोश रहे, कुछ बोले नहीं, चुपचाप उन्होंने एक दिन के लिए एक पार्टी ज्वाइन की, लेकिन वो फैसला भी उन्होंने बाद में किसी वजह से रद्द कर दिया। लेकिन महमूद ने हंगामा किया, खुद भी नाराज़ हुए, उनके समर्थक भी नाराज़ हुए और अब तक की बातों से लगता है कि महमूद नाराज़ ही हैं। चूँकि महमूद ने साल के आखिर में मुझे जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि मैं भी टिकट का दावेदार हूँ, जब एमएलए का इलेक्शन होगा तो मैं भी उम्मीदवार हूँ, मैं भी पार्टी से एमएलए की टिकट मांग सकता हूँ। यानी कि उनके रिश्ते अमातुल्लाह खान से जो ख़राब हुए थे वो साल ख़त्म होने तक भी ख़राब ही रहे हैं।
अगर मैं टिकट अब मांग लूँगा क्या आप रोक लेंगे मुझे? पार्टी से टिकट मांगने का हक है, कोई भी मांग सकता है, कि छोटे छोटे कार्यकर्ता मांग सकता है। आने वाले 2 साल में बाद में विधानसभा चुनाव है 2025 फरवरी में, अगर मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा कोई मुझे रोक लेगा क्या? इस साल आसिम मोहम्मद खान बहुत सुर्खियों में रहे। एक तो वो हमेशा अमानत और वाजिद को बुरा वाला कह के सुर्खियों में रहे। उसके बाद उनकी बेटी अरीबा एमसीडी का चुनाव जीत गई, वार्ड 188 से वो काउंसलर बन गई, तो इसका उनको बहुत फ़ायदा हुआ। वो जो आराम से बैठे हुए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आसिफ साहब की पॉलिटिक्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो दोबारा फॉर्म में लौट आए। वाजिद तो ये कहता था मेरे तो किसी से मुकाबला ही नहीं है, मैं तो जीता हुआ हूँ। उसकी गलतफहमी हमने दूर कर दी और इंशाल्लाह अमानत की भी एमएलए में दूर कर देंगे। इलेक्शन के दौरान बहुत सी खास घटनाएं हुई, जैसे आसिफ भाई ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि तैयब मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो तकरीर कर रहे हैं वाजिद के सपोर्ट में। इसको लेकर भी हंगामा हुआ। आसिफ साहब ने पुलिस वाले से बदतमीज़ी कर दी, उनको डांट फटकार दिया। जब वो तकरीर कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस को ही डांट दिया। आमतौर पे वो पहले भी पुलिस को डांटते रहे। इसका नुकसान ये हुआ कि वो 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड में चले गए। बाद में वो बाहर आ गए, वो जेल में ही थे कि रिज़ल्ट आ गया, उनकी बेटी जीत गई। उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत शुक्रिया, आवाम को बहुत मुबारकबाद। ये सिर्फ जीत मेरी नहीं, ये पूरी आवाम की जीत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचा है सबकी तरफ कि देखिए इंसाफ की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। जो काम कराने की और खिदमत की नीयत रखता है उसकी। इस साल एक बहुत ही ख़ास घटना ये हुई जब अंजारुल हक उर्फ गुड्डू ने वाजिद खान पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि एक टीवी डिबेट के दौरान उनके लोगों ने उनसे मारपीट की। बिहार के बहुत सारे लोग जो गुड्डू के समर्थक थे वो शाहीन बाग थाने पहुंच गए। उन्होंने वहां एफआईआर के लिए बहुत रिक्वेस्ट की। एफआईआर बाद में हुई। इस दौरान जब मैंने इंटरव्यू किया वाजिद खान का तो उन्होंने ये कहा कि गुड्डू से मेरी कोई मारपीट नहीं हुई है, ये फालतू का कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर, गुड्डू थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने में कामयाब हो गए। मैंने इंटरव्यू भी किया उनका। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाजिद ने उनको मारा, जबकि वाजिद ने कहा मैंने उनको न मारा, न मेरे समर्थकों ने इनको मारा, बस थोड़ी बहुत बहस हो गई। बहन की गाली दी, पिस्टल निकाल के दिखाया और बोला कि मैं तुम्हें थाने में पीटूंगा। मेरी गुड्डू से कोई हाथापाई, कोई टचिंग, कोई वो नहीं हुई, लेकिन परवेज आलम वहाँ उनके साथ जाके वहाँ पॉलिटिक्स गिरी दिखा रहे हैं कि हम एफआईआर करेंगे। अगर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो अपराधी है, बैड एलिमेंट है, उसका बैड रिकॉर्ड है, वो यहाँ का बीसी होना चाहिए। उसने कई आदमी का किडनैप किया है। इस्तेमाल किया जा रहा है गुड्डू भाई को। मजेदार सीन तब हो गया जब इसी गुड्डू ने, जिन्होंने वाजिद पे मारने का इल्ज़ाम लगाया था, ये भी कहा था कि उन्होंने मुझे पिस्टल भी दिखाई। तो इसी गुड्डू ने बाद में कुछ बिहारियों के कहने पर, आपको बता दूं शाहीन बाग में इलेक्शन के दौरान 2 बिहारी ग्रुप बहुत एक्टिव थे। जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव है वो लोग, बाकी लोग तो नॉर्मल है, जिनको मतलब नहीं है किसको वोट देना है नहीं देना है, उन्होंने अपना तय कर रखा है किसको वोट देना है। लेकिन जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव बिहारी थे उसमें 2 ग्रुप हो गया। एक रात भर, इलेक्शन से एक दिन पहले रात भर इस कोशिश में लगा रहा कि बिहारियों का वोट वाजिद खान को दिलाया जाए, जबकि दूसरा ग्रुप इस कोशिश में लगा रहा कि बिहारियों का वोट कांग्रेस को यानी अरीबा खान को दिया जाए। इन दोनों के अंदर टेंशन भी रही। कुछ लोगों ने कुछ बिहारियों ने ही फैज़ी रहमान की, जो अरीबा खान के लिए मेहनत कर रहे थे, उसकी शिकायत कर दी। उनको थाने भी जाना पड़ा। वो रात बहुत दिलचस्प थी जब बिहारियों का 2 गुट इस कोशिश में लगा रहा पूरी रात तक कि या तो आसिफ साहब को वोट दिया जाए, आसिफ साहब की बेटी अरीबा को वोट दिया जाए, या फिर दूसरा गुट इस कोशिश में लगा रहा कि वाजिद खान को वोट कन्वर्ट किया जाए। इस साल की खास घटना ये भी है जब आसिम मोहम्मद खान ने मेरे 2 इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू में जब मैंने उनसे पूछा कि जब बुलडोज़र आएगा तो कोई आएगा भी नेता या नहीं आएगा, तो उन्होंने कह दिया ये लुटिया चोर नेता है, नहीं आएंगे। दूसरे, जीत के बाद जब अरीबा जीत गए तो उनका मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कह दिया कि बाकी जो चोर उचक्के कैंडिडेट है सबको टिकट नहीं मिल जाएगा, यानी कि उनके निशाने पे कांग्रेस ही आ गए। आसिफ भाई ये बताइए, ओखला के जो कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं बुलडोज़र के सामने आ जाऊँगा अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो आपको क्या लगता है वो सच में सामने आएंगे या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, आने वाला तो कोई नहीं है, आवाम ही आ सकती है। लेकिन आवाम चाहती है कि जनरल इंक्रोचमेंट जो है सड़कों का, जहाँ से पब्लिक का आना जाना है, वो ख़त्म होना चाहिए, हटना चाहिए। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी नेता में इतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत देखे हैं, मैं भी ओखला में रहा हूँ।
ये जो लुटिया चोर नेता हैं आज के, इनमें सिपाही से बात, बीट वाले से बात करने की हिम्मत जरूरत नहीं। टिकट तो रिक्शे वाला भी अप्लाई करके आ सकता है। मैं और आप कैसे रोक लेंगे? टिकट अप्लाई करने से कोई किसी की लीडरशिप नहीं बन जाती है। चोर उचक्के टिकट मांगने लगे हैं जैसे हालात थे। आपको कोई लगता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा था जो अरीबा की तरह पेश हुआ और इन हालात में भी हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़के सीट निकाली है? हालांकि चोर चक्का उन्होंने किसको कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ना तो जंटिल नाराज हुए ना तो परवेज आलम नाराज हुए, लेकिन जो दूसरी एक्टिव कैंडिडेट थी, जो उम्मीदवार थी जिनको टिकट नहीं मिला, आरफा खानम एडवोकेट, वो नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि आसिफ भाई खुद लुटिया चोर निकले। चूँकि जब बुलडोज़र आया था तो मैं गए थी वहाँ पे, आसिफ साहब नहीं गए थे। बुलडोजर आने की बात थी शाहीन बाग के अंदर कि आपने ही पूछा था ये सवाल कि जब शाहीन बाग में बुलडोजर आएगा तो अब तमाम जो नेता हैं वो तमाम नेता उस पे लेटने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर नहीं चलने की बात कर रहे हैं। तो इस पर उनका जवाब था कि ये लुटिया चोर हैं, थाने की दलाली करते हैं। तो तमाम नेता में तो मैं भी हूँ, मैं भी नेतागिरी कर रही हूँ, मैं भी सियासत कर रही हूँ और इसी ओखला में कर रही हूँ। तो उस लुटिया चोर तो मैं भी हुई। फिर अगर देखा जाए जिस तरीके के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मैं तो अपने टूटे पैर से, मैं तो बहुत ज़्यादा जख्मी थी, मैं तो चल भी नहीं सकती थी, लेकिन उस हालत में मैं घर से निकली। बुलडोज़र के सामने, बता दीजिए बुलडोज़र के सामने ये कौन निकला था? सारे तमाम कांग्रेसी, एक को छोड़ करके जो अपने आप को शेर कहते हैं, वो उसको छोड़ करके बाकी तमाम कांग्रेसी निकले थे। मैं अपने टूटे पैर से घर से निकली थी। तो आप ये समझिए कि लुटिया चोर ने अपनी जो साबित कर दिया कि लुटिया चोर कौन है। जामिया नगर के दो खास वार्ड हैं, वार्ड 189 और वार्ड 188, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से देखें तो वार्ड 188 में इस बार ज़्यादा हंगामा रहा। 189 में बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ, सिर्फ एक हंगामा ये हुआ कि महमूद को टिकट नहीं मिला तो कुछ लोगों ने हंगामा किया, और उसके अलावा ज़ोरदार टक्कर रही नाज़िया दानिश में और सलमा आरिज ने। शोएब दानिश लकी रहे कि उन्होंने चौथी बार जीत हासिल की। 3 बार से वो खुद जीते हुए हैं, चौथी बार उनकी बीवी ने जीत हासिल कर ली। मेहनत कामयाब हुई है, भरोसा जीता है और काम किया है, काम करेंगे और आगे ऐसे ही कर दिखाएंगे। साल जामिया नगर के हिसाब से देखें तो एक ख़ास घटना ये भी रही कि वाजिद खान और रहमतुल्लाह खान के बीच, आप सब लोग जानते हैं, पिछले कई सालों से रिश्ते ख़राब चल रहे थे, मगर इलेक्शन के दौरान इन दोनों के अंदर मुलाकात हो गई, ये लोग आपस में मिल गए। ओखला के लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर ये दोनों झगड़ा क्यों किए थे और फिर मिल क्यों गए। लेकिन आसिफ मोहम्मद खान ने इस मामले में भी इन लोगों पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि पैसे का लेन देन है, इन्होंने पैसे के लिए ही झगड़ा किया था और बाद में पैसे को लेकर ही इन लोगों में डील हो गई। क्या जनता ये पूछना चाहती है कि 5 साल अमानतुल्लाह वाजिद को गालियाँ देते रहे और 5 साल वाजिद अमानतुल्लाह को बुरा भला कहना चाहता। आज जनता ये जानना चाहती है। मुझे छोड़िए, मैं तो अपोजिशन का हूँ, मेरी बेटी कैंडिडेट है। आज पूरे ओखला हल्के में ये बेचैनी है कि किन शराइत पर इनका कंप्रोमाइज हुआ है। मेरी जो जानकारी है, हमारा वाजिद ने 35 करोड़ अमानतुल्लाह को दिए हैं, जो ये 100 करोड़ रुपए जो है कंचन कुंज में बैंगन के खेत फसलों में जो 10,000 रुपये गज पूरे खेत खरीद के और 50-50 हज़ार रुपये बेच के, और वहाँ पर अमानतुल्लाह ने उन बैगन के खेतों में सड़कें बना दी। वैसे जहाँ तक आसिफ साहब का सवाल है, उन्होंने पूरे साल अमानतुल्लाह खान को टारगेट पर रखा, वाजिद खान को टारगेट पर रखा, और किस्मत देखिए उनकी, इसमें वो कामयाब भी हो गए। जब इलेक्शन हुआ तो उनकी बेटी अरीबा जीत भी गई, और यही वजह है कि मैंने इलेक्शन के बाद जब उनकी बेटी जीत गई तो मैंने उनसे पूछा भी कि अब तो आपकी बेटी अरीबा जीत गई है, तो अब आप अमानतुल्लाह खान और वाजिद खान को आराम से रहने देंगे या पहले ही की तरह उनको बुरा भला कहते रहेंगे। अब लोगों को ये भी उम्मीद है कि आसिफ भाई अमानत और वाजिद को अब गाली नहीं देंगे, काम उनका हो गया पूरा। नहीं, देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है गाली देने का। मैं ढोंग और फरेब के खिलाफ फिर खुल के बोलता हूँ। कुल मिलाकर आपने देखा कि जामिया नगर में बहुत ही राजनीतिक नौटंकी हुई। ये नौटंकी आने वाले सालों में भी चलती रहेगी, चूँकि अगले 2 साल 2.5 साल के बाद एमएलए का इलेक्शन होना है। एक तरफ जहाँ अमतुल्लाह खान साहब के लिए चैलेंज हो गया है कि अरीबा के जीतने के बाद आसिफ साहब भी दोबारा फॉर्म में लौट आए हैं, और लोग ये कुछ कोशिश में है, चूँकि अमतुल्लाह खान ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज़ है। यही वजह है कि उनको ये डर सता रहा है कि कहीं आसिफ मोहम्मद खान इलेक्शन में मजबूत ना हो जाए। तो अमतुल्लाह खान को आप इन दिनों देख रहे होंगे, हर दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गली में रोड बनाने की फ़ोटो डाल रहे हैं, मुस्लिम तंजीमों से मिल रहे हैं। खुद केजरीवाल के दूसरे नेता भी मुस्लिम तंजीमों से मिल रहे हैं।
ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि ओखला की राजनीति में कौन मजबूत होता है। लेकिन चूँकि अगले 2-2.5 साल के बाद इमले का इलेक्शन होना है तो आने वाली राजनीति और भी बहुत दिलचस्प होगी। एक तरफ जहां अमातुल्लाह खान को आसिम मोहम्मद खान से मुकाबला करना है, वहीं उनको कुछ अपने लोगों से भी मुकाबला करना है जो खुद ही अपने आप को इमले का दावेदार बता रहे हैं। और इमले के दावेदार अभी सिर्फ महमूद नहीं है। आपको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में खुद आम आदमी पार्टी से ही इमले के कई दावेदार आपको सामने नज़र आएंगे। तो फिर ये सीन बहुत मज़ेदार हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लोग इमले के तौर पर अमातुल्लाह खान को पसंद करते हैं या किसी दूसरे कैंडिडेट को पसंद करते हैं। अमातुल्लाह खान का टिकट बरकरार रहता है या ये लोग कोशिश करके पार्टी लेवल पे उनका टिकट कटवाने में कामयाब हो जाते हैं। फ़िलहाल आम आदमी पार्टी में सबसे मजबूत इस इलाके में जो है वो अमातुल्लाह खान ही है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उनके मुकाबले आसिम मोहम्मद खान है या अरीबा खान। ये भी जान लीजिए, हो सकता है आसिम मोहम्मद खान अभी खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन एमएलए की कैंडिडेट अरीबा खान भी हो सकती है। चूँकि इस इलेक्शन में ये साबित हो गया है कि अरीबा खान को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। जिसने अरीबा को नहीं देखा था, लेकिन जब लोगों ने अरीबा को सुनना शुरू किया है, देखना शुरू किया है, तो उसे लगता है कि इस लड़की में कुछ ना कुछ गट्स तो है। मैंने बहुत से लोगों से अभी बात की, वो कह रहे हैं अरीबा अब तो बन गई है काउंसलर, अरीबा का अगला नंबर है वो एमएलए बनेगी इस इलाके से। देखिए, आवाम का फैसला था, उन्होंने हमें एज अ काउंसलर यहाँ पे चुना और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई फील ब्लेस्ड, आई फील वेरी लकी कि मुझे ये मौका मिला है और जो भी आवाम का फैसला होगा वो हमारे सराखों पे। नहीं, मुझे आप ये बताइए, अब्बा एमएलए बनेंगे या आप एमएलए बनिएगा? जो भी आवाम फैसला करेगी। दोस्तों, हमारी ये कोशिश थी कि आपको कुछ वक्तों में पिछले साल की खास घटनाएं जो जामिया नगर की हैं वो दिखा दें, बतला दें। हमारी दुआ है कि आने वाला साल 2023 जामिया नगर के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशियां लेकर आए।